राजनीति में काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब ज़रूरत होती है एक दूसरे की तो रिलेशंस काफ़ी अलग होते हैं। और जब ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही सिक्योर पोजीशन में पहुंच गया हूं तो मुझे किसी की क्या ज़रूरत है, तो थोड़ा सा रिलेशन चेंज हो जाता है। डेप्यूटी सीएम या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसका कोई मेंशन नहीं है। उनके लिए कोई खास अधिकार ऐसे लिखे नहीं है कि बीइंग अ डेप्यूटी प्राइम कंसोलेशन प्राइज की दैट्स इट। एक मेडिकल सेल जो पहले शिंदे सरकार के टाइम पे चलता था, अब देवेंद्र फडणवीस का अलग वो सेल बना हुआ है, लेकिन शिंदे ने फिर भी अपने हिसाब से एक मेडिकल सेल खोला हुआ है। महाराष्ट्र में 3 राजनीतिक दल का एक सरकार जो चल रहा है उसके अंदर काफी तनाव नजर आ रहा है, खासकर बीजेपी और शिवसेना दलों के अंदर। और उनके नेता जो है अब काफी हद तक खुल के इस तनाव का इजहार भी कर रहे हैं। इसका क्या रीजन है, इस तनाव के पीछे की कहानी? मेरे साथ है रवि किरण देशमुख, पॉलिटिकल एडिटर ऑफ फ्री प्रेस जर्नल। जानना चाहेंगे रवि किरण जी कि अभी जो मामला यहां तक पहुंच गया है कि सिक्योरिटी डाउनग्रेड हुआ है एकनाथ शिंदे जी का, लेकिन इसके पीछे का अगर हम देखें तो काफी समय से कुछ ना कुछ तनाव, कुछ ना कुछ इस तरह के रिपोर्ट्स आ रहे थे कि दोनों पार्टियों में बहुत अच्छा फ्रेंडली रिलेशन नहीं रहा। हाँ, ये बात सच है कि दोनों पार्टियों में फ्रेंडली रिलेशन पहले जैसे नहीं रहे हैं, जैसे वो इलेक्शन के पहले हुआ करते थे। होता है राजनीति में, काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब ज़रूरत होती है एक दूसरे की तो रिलेशंस काफ़ी अलग होते हैं। और जब ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही सिक्योर पोजीशन में पहुंच गया हूं तो मुझे किसी की क्या ज़रूरत है, तो थोड़ा सा रिलेशन चेंज हो जाता है। पॉलिटिक्स एक ऐसा फील्ड है जहां पे ऑलमोस्ट एवरी डे आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि मेरी ज़रूरत क्या है। ये बहुत ही अलग रेलेवेंस बनाने रखना और अपना इम्पोर्टेंस जो है, रेलेवेंस के साथ इम्पोर्टेंस भी साथ में कायम रखना एक बहुत अलग बात है। और राजनीति बहुत ही रुथलेस फील्ड है, आई कैन टेल यू, बहुत ही रुथलेस है। यहाँ पे रिलेशंस के बजाय एक दूसरे की ज़रूरत काफ़ी देखी जाती है कि आपकी ज़रूरत मेरे लिए क्या है और मेरी ज़रूरत आपके लिए क्या है। सो नेचुरली आफ्टर इलेक्शंस शिवसेना और भाजपा में कई मुद्दों पर खींचातानी हो रही है। उसका एक कारण ऐसा है कि एकनाथ शिंदे पहले सीएम थे, तो बीइंग अ सीएम ही यूज्ड टू हैव ट्रिमेंडस पावर। इतनी पावर होती है सीएम को कि वो चाहे तो अपने स्टेट में कुछ भी कर सकता है। और पूरा सेंट्रलाइज है ये पावर सेंटर, चाहे कितना भी डिसेंट्रलाइजेशन की हम बात करें। जबकि डेप्यूटी सीएम भी है, लेकिन वो कई हद तक नाम के वास्ते रहते हैं। और वेरी गुड पॉइंट, आई कैन एक्सप्लेन टू यू। डेप्यूटी सीएम ये एक पॉलिटिकली डेकोरेटिव पोस्ट है। अच्छा, डेप्यूटी सीएम या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसका कोई मेंशन नहीं है। उनके लिए कोई खास अधिकार ऐसे लिखे नहीं है कि बीइंग अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, दैट्स इट। उनको सिर्फ एक डेजिग्नेशन है कि आपको एक प्रोटोकॉल मिले कि भाई नेक्स्ट टू सीएम है, दैट्स इट। मिनिस्टर में क्या होता है कि 10, 15, 20, 25 होते हैं, तो नेक्स्ट टू सीएम कौन है, फिर क्या है। प्रोटोकॉल में डेप्यूटी सीएम सीएम के बाद आता है। ये प्रोटोकॉल के हिसाब से पोस्ट बनाई गई है, लेकिन उसके अधिकार एक मिनिस्टर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक मिनिस्टर का जितना पावर होता है उतना ही पावर डेप्यूटी सीएम का होता है। लेकिन हमारे यहाँ शुरू से देखे हैं रवि किरण जी कि पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन को लेके और उस समय शपथ ग्रहण के समय भी काफी एक तनाव का माहौल था। शिंदे जी कुछ समय तक गायब भी हो गए थे और पता भी नहीं लग रहा था कि सरकार में शामिल होंगे नहीं होंगे। आपको याद होगा, काफी असमंजस था। लेकिन वही चीज किसी ना किसी तरीके से चलता गया और बाद में जो गार्जियन मिनिस्टर पोस्ट को लेके तनाव हुआ, उसके बारे में जरा बताएंगे। ऐसा हुआ कि जैसे मैं कह रहा था आपको कि एक सीएम को बहुत पावर होती है, तो वो पद पे, वो पोस्ट, वहाँ पे सीएम थे, आपने एकनाथ शिंदे रह चुके थे, तो उन्होंने जो अथॉरिटी एंजॉय किया वो अथॉरिटी उनको बाद में नहीं मिली। बीइंग अ डेप्यूटी सीएम उनको एक काफ़ी लिमिटेशंस आ गए। हुआ क्या कि जो पावर शेयरिंग फॉर्मूला होता है अलायंस में, वो शायद कहीं ना कहीं अटक रहा था। कितने लोग हमारे मिनिस्ट्री में रहेंगे, उनकी डिपार्टमेंट्स क्या रहेंगे, उनकी अथॉरिटी क्या रहेगी, शायद इस पे डिस्कशन अधूरा रह गया था। इसलिए शिंदे बीच में गायब हो गए, गांव चले गए, वो एक हिस्ट्री हो गई। बाद में क्या हुआ, 15 दिसंबर को स्वेरिंग इन हुआ नागपुर में मिनिस्टर लोगों का। इनका तो 5 तारीख को हुआ था। तो उसके बाद नासिक में कुछ ऐसा नहीं, नासिक का मैं बोलता हूँ आपको, 6 दिन के बाद डिपार्टमेंट का एलोकेशन हुआ। उसके बाद इंपॉर्टेंट था गार्डियन मिनिस्टर का। डिपार्टमेंट एलोकेशन के बाद गार्डियन मिनिस्टर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि उनकी डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल उसके हाथ में होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वो चला सकता है। गार्डियन मिनिस्टर, नासिक का गार्डियन मिनिस्टर गिरीश महाजन को अनाउंस किया गया। गिरीश महाजन वैसे जलगांव से, लेकिन वो नासिक के गार्डियन मिनिस्टर बन गए, बीजेपी के लीडर है। और इधर रायगढ़ में क्या हुआ
कि सुनील तटकरे जो महाराष्ट्र एनसीपी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी बेटी आदिति मिनिस्टर है यहाँ पे, उनको बनाया गया। शिंदे का गुस्सा, शिंदे के ग्रुप का गुस्सा ये था कि नासिक में हमारे एमएलए हैं और रायगढ़ में भी हमारे एमएलए हैं, और जिनका एक ही एमएलए नासिक रायगढ़ में एक ही आदिति, उनको आप गार्डियन मिनिस्टर बनाते हो, और नासिक में भी हमारे एमएलए है, हमारा छोड़ के आप जलगांव से किसी को लाते हो और उसको गार्डियन मिनिस्टर बनाते हो। इस मुद्दे पे इनका शायद वहां से ज्यादा होल्ड पे रखा गया उस पोजीशन को। यस, अभी भी स्टे कायम है। आज की तारीख में महाराष्ट्र में सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए गार्डियन मिनिस्टर्स हैं, लेकिन रायगढ़ और नासिक के लिए नहीं है जी। और तो वहाँ कुछ मीटिंग हुआ जिसमें शिंदे ने मीटिंग नासिक में बुलाया और गिरीश महाजन वहां पहुंचे नहीं, तो एक तरह से मैं कहूंगी कि अब ये ओपनली होने लगा है। उसके बाद जो अभी हम देख रहे हैं, एक मेडिकल सेल जो पहले शिंदे सरकार के टाइम पे चलता था, अब देवेंद्र फडणवीस का अलग वो सेल बना हुआ है, लेकिन शिंदे ने फिर भी अपने हिसाब से एक मेडिकल सेल खोला हुआ है। तो एक तरह से वो चाहते हैं कि वो उन्होंने जो शुरू किया वो चलता जाए पैरेलली, और उससे भी वो चीज़ भी शायद फडणवीस को पसंद नहीं आ रहा हो। शायद हो सकता है, क्योंकि देखिए एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब भी कोई बीमार होता है और उसको कहीं से हेल्प मिल जाती है तो लाइफ लॉन्ग इंडेप्टेड रहता है उसके में, उस काफ़ी वो होता है कि मुझे लॉयलिस्ट बन जाता है। शिंदे ने ये देखा कि जब वो सीएम थे तो उनका मेडिकल सेल जो था वो काफ़ी चर्चा में रहा, करोड़ों रुपया बांटा गया, लोगों के हॉस्पिटल्स के बिल दिए गए, लोग जुड़ गए उनके साथ, और काफ़ी सेंटिमेंटल वैल्यू है उसमें। तो उनको ये लगा कि अब मैं डिप्टी सीएम बन गया हूँ तो वही रिश्ता कायम होना चाहिए लोगों के साथ, क्योंकि लोगों को ये जो हेल्प करते हैं हम डिस्ट्रेस में, वो हेल्प काफ़ी याद रहती है और उसका लोग काफ़ी ध्यान में रखते हैं उसका। तो शायद नहीं चाहते थे, वो रुकवाना नहीं चाहते थे, और पॉलिटिकली कनेक्शन बहुत अच्छा बन जाता है ना आपका, लोग पॉलिटिकली आपके साथ जुड़ जाते हैं लाइफ लॉन्ग। तो उनको ये लगा कि सीएम तो मैं नहीं हूँ, तो वो जो सेल था मैंने पहले सीएम में जब था तब, तो कायम होना चाहिए, इसलिए उन्होंने शायद बनाया। लेकिन ये पैरेलल सिस्टम है। और एक लाइन में आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ, सीएम का मेडिकल सेल होना एक अलग बात है, क्योंकि सीएम को एक फंड आता है, चैरिटेबल फंड आता है उनका, जो महाराष्ट्र से कई जगह से आता है, लेकिन डिप्टी सीएम के पास कोई ऐसा फंड नहीं है मेडिकल के लिए। एक बहुत बड़ा फर्क है। अब शिंदे ये मेडिकल सेल कैसे चलाते हैं, कौन से फंडिंग कहां से लाते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये मैंने उनका कोई अधिकारी का बयान सुना, वो ये कह रहे थे कि हम लोग फंड्स नहीं डिस्पर्स कर सकते, ठीक है, लेकिन हम हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करके इसको चलाएंगे। हाँ, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट मुझे बताया जो मैं भूल रहा था, क्योंकि पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर प्रकाश आंबेडकर है, कोल्हापुर से हैं वो, और वो शिंदे के ग्रुप के हैं। तो शायद वो बेसिस है उनका कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट अगर शिवसेना के पास है, क्यों ना एक अच्छा उपयोग किया जाए उसका, और उसी से जुड़ा हुआ एक सेल डिप्टी सीएम के ऑफिस में बनाया जाए। एक और सवाल अभी उठ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस अभी तक वर्षा बंगलो क्यों नहीं प्रवेश किए, क्या रहस्य है इसके पीछे? अभी देखिए, जब ये ऑफिशियली कमेंट देते हैं तो हमको भरोसा करना चाहिए। उन्होंने बोला कि मेरी बेटी की एग्ज़ाम है 10वीं की, और वो होने के बाद मैं चला जाऊंगा, लेकिन उसके बाद एज ए जर्नलिस्ट बोल के हमको तो एनालिसिस करना ही पड़ता है। ब्लाइंडली हम किसी के स्टेटमेंट पे बिलीव नहीं कर सकते। तो एज ए जर्नलिस्ट वो लिबर्टी लेके हम इतना कह सकते हैं कि देखिए, एग्ज़ाम वगैरह वो बातें अलग है, लेकिन सीएम घर, वो वर्षा बंगलो जो है स्पेशली सीएम के लिए बनाया गया है। उस बंगलो पे जो फैसिलिटीज़ हैं, एक सीएम को जो रिक्वायरमेंट्स है उनकी, वो फैसिलिटीज़ किसी और बंगलो पे नहीं है। सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो कभी भी मीटिंग बुलवा सकते हैं, कैबिनेट ले सकते हैं, किसी भी हाई लेवल अथॉरिटी की मीटिंग बुलवा सकते हैं। काफ़ी बड़ा बंगलो है, और एक अथॉरिटी और प्रोटेक्शन बहुत ज़बरदस्त है उसको। अब कोई और नया बंगलो आप बोलते हो ना, यहाँ मैं रहूँगा सीएम हूँ तब, तो बड़ा मुश्किल बन जाता है पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज को, क्योंकि वहाँ पे आपको वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होती है। तो पता नहीं अब सागर बंगलो पे उन्होंने क्या किया है और कैसे बनाया, लेकिन वहाँ पे उन्होंने जाना चाहिए था। अब वो नहीं, अभी बोल रहे हैं कि मेरे घर में कोई राजनीतिक बोलते हैं, जैसे संजय राउत ने एलिगेशन किया कि कुछ जमीन में गाड़ा गया है, कुछ ये कोई बोलता है कि वहाँ पे यज्ञ हुआ है, कोई बोलता है पूजा हुई है, कुछ ये हुआ है। अब ये अंदरूनी बातें हैं, शायद यही बेटर अंडरस्टैंडिंग उनका हो आपस में लेकिन बड़े मजे की बात है। और वैसे तो सीएम ने अपने अपने बंगलों में रहना चाहिए जी। बट आखिरी सवाल ये पूछूंगी कि जो सिक्योरिटी डाउनग्रेड हुआ, क्या इन्हीं सब चीज़ों के एक आप समझते हैं रीज़न है कि तनाव की वजह से ऐसा निर्णय लिया गया, या कोई जेन्युइन ग्राउंड्स है उनके
वाई सिक्योरिटी हटाने के पीछे? सिक्योरिटी बहुत ही सेंटिमेंटल इशू है आजकल के पॉलिटिशियंस के लिए। मैंने मेरी रिपोर्टिंग के करियर में लगभग 30 साल में मैंने बहुत कुछ देखा है। एक ज़माने में मैंने ये भी देखा कि सीएम को भी कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी ढंग की, क्योंकि ये लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों में घूमने वाले लोग हैं, तो लोगों की बातें करते हैं ना, तो इनको दुश्मन कहाँ से पैदा होने लगे? कौन मारेगा इनको? सीएम को 93 के बाद प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलने लगा, क्योंकि 93 में मुंबई में क्या हुआ आपको भी पता है, बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, और उसके पहले बाबरी मस्जिद के ढहने के बाद काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर की इशू बन गई थी। तो उसके बाद नक्सलाइट इशू आ गया चंद्रपुर और गढ़चिरौली में, तो सीएम को थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलने देने पुलिस ने शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे आजकल सारे लोग प्रोटेक्शन में घूमते हैं। एक सेंटिमेंटल वैल्यू जुड़ गई लोगों की, मैं प्रोटेक्शन में हूँ, मेरे साथ पुलिस है, तो कुछ भी होगा तो वो देखेंगी। लेकिन उसमें रिसोर्स वो तो अलग है बात, इसके ऊपर ही अपना एक अलग डिस्कशन हो सकता है, वो जाने दीजिए। टू सम अप मैं इतना ही कहूँगा कि जब ये लोग शिवसेना छोड़ के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में गुवाहाटी चले गए थे, उस वक्त उनको एक थ्रेट थी कि मुंबई में ये लोग जब आएंगे तो शिवसेना का गढ़ रहा है मुंबई, तो इनको शायद हमला हो जाए, तो वहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया था। अभी पुलिस को ऐसा लगा है कि नहीं अभी इतना ज़रूरत नहीं है, शांत हो गया वातावरण, राजनीति अभी अपने ढंग से चल रही है, तो क्या ज़रूरी है। लेकिन कहना बहुत आसान है, ये शायद हम कहें कि भाई 100% उनका आर्गुमेंट एक्सेप्टेड है, लेकिन इनको क्या लग रहा है शिंदे सेना के लोगों को, शिंदे सेना इसलिए हम कहते हैं कि उद्धव सेना से शिंदे सेना, उनको ये लग रहा है कि नहीं हमारा इंपॉर्टेंस ही खत्म कर दिया आपने, हमारे साथ सिक्योरिटी, हाँ हमारे साथ सिक्योरिटी, हमारा पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस आपके लिए खत्म हो गया, इसका ये इंडिकेशन है। ये बहुत सेंटिमेंटल तरीके से लिया गया। और ऑन द अदर हैंड दूसरी बाजू में सारे मिनिस्टर्स को वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिनिस्टर लोगों में से कई लोग ऐसे हैं कि जो जूनियर हैं या जिनके नाम पे कोई गलत बात कभी लिखी नहीं, बोली गई नहीं है, उनको भी वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। तो इसके ऊपर भी आगे बहस होती रहेगी कि एक तरफ आप किसी लीडर का निकाल रहे हो और एक तरफ आप मिनिस्टर्स का, जिनको जरूरी है कि नहीं, तो दो अलग-अलग मापदंड नहीं होना चाहिए, एक ही स्टैंडर्ड के डिसीजंस होने चाहिए। थैंक यू सो मच रवि किरण जी फॉर जॉइनिंग अस। थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स. Do continue to subscribe and follow us for more such stories.